नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट लाइव। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में, क्योंकि अगले हफ्ते होने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट की मंथली एक्सपायरी, होंगे रोल ओवर्स और बहुत सी ज्यादा वोलेटिलिटी होने की जो संभावना है वो अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कौन सी ऐसी बड़ी न्यूज है और कौन सी ऐसी अपडेट्स है जिसके बारे में आपको होनी चाहिए पता, जिससे आपके अगले हफ्ते की जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी आसान होती हुई दिखाई दे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो अगला हफ्ता होगा मार्केट का, वो किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे पहला जो चीज आएगा उसमें आ रही है तीन बड़े आईपीओ जो है दोस्तों अगले हफ्ते आने वाले हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट में हलचल मचाते हुए दिखाई देंगे। केम्स का आईपीओ आ रहा है, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ आ रहा है और साथ ही साथ एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आ रहा है। तो तीनों के आईपीओ जो है वो अगले हफ्ते से खुलते हुए दिखाई देंगे। केम्स के आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखी गई है वो है 1229 से 1230 रुपए के बीच में। ये 21, 22 और 23 सितंबर के दिन खुलेगा। ठीक उसी तरीके से केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात करें तो 338 से 340 की प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आने वाला है। ये भी 21, 22 और 23 सितंबर 3 दिन के लिए खुला रहेगा। और एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें तो 305 रुपए से 306 रुपए पर शेयर की प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आने वाला है। और ये 22, 23 और 24 सितंबर 3 दिन के लिए खुला रहेगा। तीनों ही जो आईपीओ है उसमें 35% का जो एलोकेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है और तीनों ही आईपीओ में एक अच्छे खासे रिस्पॉन्स आने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। बात करें अगर दूसरे बड़े ट्रिगर की, तो दूसरा बड़ा ट्रिगर है रूट मोबाइल की लिस्टिंग होने वाली है 21 सितंबर के दिन। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, रूट मोबाइल ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की जो लीडिंग कंपनियों में से एक आती है। और खासकर अपने आप में ये मार्केट की शायद मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनियों की, जिस तरीके से 73 गुना से ज्यादा यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन इसको मिला हुआ दिखाई दिया था, उससे यहाँ पे आपको जबरदस्त जो है आपको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 60 से 70% की तो मिनिमम जो यहाँ पे गेन की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 600 करोड़ का इशू था, बम्पर रिस्पांस मिला था, 350 के अपर प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था। तो जो मान के चला जा रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग हो सकती है कहीं ना कहीं ऑन एंड अराउंड 550 से लेके 600 रुपए पर शेयर के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे ओपनिंग देखने मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको 50, 60, 70% तक का गेन जो है बेहतरीन गेन कहा जा सकता है, जो कि आपको आईपीओ की लिस्टिंग में मिल सकता है। तो फिर आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखना होगा कि क्या उसके बाद भी वहां से और कंटिन्यूस गेन होते हैं और क्या ये स्टॉक कल के दिन डबल हो सकता है, जो कि सभी लोग चाहते होंगे जिन्होंने पैसे लगाए और जिनको अलॉटमेंट मिली। वो ये सारे चाहते होंगे कि ये भी हैप्पीएस्ट माइंड की तरह एक ही दिन में डबल होता हुआ दिखाई दे। अब देखना होगा कल किस तरीके की इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर अब बात करें कोविड 19 इम्पैक्ट की, तो रोज के रोज अब भारत में 90,000 से ज्यादा कंफर्म केस जो है इन्फेक्शन के भारत में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगभग जो आंकड़ा है भारत में कोविड 19 से इम्पैक्टेड होने वालों का, वो 54 लाख के पार निकल चुका है और लगभग 86,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी यहाँ पे जान गंवाई है। जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पे मास्क पहनने के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरीके से लोग अब इसको नॉर्मल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई खास सीरियसनेस है नहीं, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोविड 19 जो है लगातार भारत में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब कई जगह से ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि लगातार आपको फिर से लॉकडाउन की खबरें देखने को मिल सकती है। और अगर हम दुनिया के फ्रंट पे भी बात करें तो दुनिया के फ्रंट में ये आंकड़ा जो है 3 करोड़ को पार कर चुका है। ऑलमोस्ट 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दुनिया भर में गंवाई है। और अब जो मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है फिर से यूरोपियन कंट्रीज में होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे फ्रांस, स्पेन और इन सारी कंट्रियों में जो सेकेंड वेव है वो यहाँ पे आने की शुरुआत कही जा रही है। और ये जो कंसर्न है पूरे दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ ने भी जताया है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होगी। क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ चली जाती है तो लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, लगता है कि अब ये चीज़ वापस नहीं आने वाली, लेकिन और उसके बाद उनकी वही लापरवाही जो होती है वो उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल वाला कारण बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर ये फिर से सेकेंड वेव आती है तो फिर मुश्किल देखने को मिल सकती है। खासकर अगर बात करें दिल्ली की भी, तो दिल्ली में भी फिर से कहीं ना कहीं सेकेंड वेव की शुरुआत कही जा रही है। वहां पे भी कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पहले रोज के 1500, 2000 केस आते थे, अब फिर से घटने के बाद अब फिर से बढ़ने चालू हो गए। और मोर देन 4000 केसेस जो है दिल्ली में भी यहाँ पे अब क्लॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है पूरे भारत के लिए मुश्किल वाली चीजें हैं और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत आप सभी को, हम सभी को यहाँ पे होगी। तो देखना होगा इसका इम्पैक्ट मार्केट किस तरीके से लेता है। वहीं अगर चौथे नंबर पे बात करें तो इंडिया
चाइना के बीच जो टेंशन है वो अभी भी लगभग कंटिन्यू है। जिस तरीके से मॉस्को में पिछले हफ्ते कुछ मीटिंग हुई थी जहां पे दोनों देशों के बीच 5 पॉइंट एजेंडा पे डीएस्केलेशन के एग्री होते हुए दिखाई दिए थे। जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी लद्दाख की जो बातें चल के दिखाई दे रही थी, दोनों ही देश की सेना एक दूसरे के आमने सामने आने की कोशिश कर रही थी और जिस तरीके से वहां पे टेंशन लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो अब उसको शांत करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन चाइना फिर से कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर से कोई ना कोई सेना का मूवमेंट वहां उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज जो है अभी शांत होने वाली दिख नहीं रही है और इसका सडन इम्पैक्ट मार्केट में, चलते मार्केट के दौरान कभी भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो ओवरहैंग है ये लगातार आपके लिए बना रहेगा। तो अगला हफ्ता अगर एक्सपायरी का है तो एक्सपायरी के हफ्ते में अगर इस तरीके की कोई भी नेगेटिव न्यूज आती हुई दिखाई देगी बॉर्डर साइड से, तो उसका इम्पैक्ट अगर मार्केट पे होगा तो लार्ज मूवमेंट जो है आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको देखने को मिला था 31 अगस्त के दिन ऊपरी लेवल से, जिस दिन निफ्टी ने टॉप लगाया था 11,800 तक के आसपास का, और उसका एक सडन फॉल जो था इस न्यूज के कारण देखने को मिला था। तो आपको ये सारी चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि ये इंडिया चाइना की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में बड़ा रूप ले सकती है अगर, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो होगा मार्केट में डेफिनेटली होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं निफ्टी की मंथली एक्सपायरी की। तो अगले हफ्ते 24 सितंबर के दिन जो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जो है आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पे 12,000 का जो लेवल होगा वहां पे मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना है, वहीं 11,500 के लेवल पे पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 12,000 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वहां पे जो प्रीमियम है वो कम है, तो इसकी उम्मीद कम है कि यहाँ पे तक बाजार पहुंचता हुआ दिखाई दे। और उसके बाद 11,600 के आसपास भी एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पुट साइड में तो 11,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है, तो एक क्रूशियल सपोर्ट जो है वो अगले हफ्ते के लिए काम कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 11,000 और 11,400 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है सेकंड और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। फ्रेश कॉल राइटिंग जो देखने को मिल रही है 12,000 के बाद 11,800 11,600, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं बात करें पुट राइटर्स थोड़े से डरे हुए हैं, ज्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। 11,200 और उसके बाद 10,900 और 11,500 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको थोड़ी थोड़ी पुट राइटिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन उस लेवल की राइटिंग नहीं देखने मिल रही है। क्योंकि अब अगले हफ्ते अगर थोड़ी भी इधर उधर क्योंकि नेगेटिव डेटा अगर बनते हुए दिखाई देंगे तो फिर निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस अगर बनते हैं, तो उस कंडीशन पुट राइटर्स जो है बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे। तो कॉल राइटर्स का जोर जो है इस हफ्ते ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें तो 11,500 11,600 जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में जो है वो काम कर सकता है। और जिस तरीके से अभी निफ्टी का जो एट द मनी स्ट्रेडल का प्राइस चल रहा है, यानी कि 11,500 की कॉल और पुट, इसकी टोटल कंबाइंड प्रीमियम कहीं ना कहीं 200 रुपए के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बात हमने की थी। यानी कि वो व्यक्ति जो यहाँ पे स्ट्रेडल शॉर्ट करेगा तो 11,300 से लेके 11,700 तक वो आदमी यहाँ पे सेफ रहता हुआ दिखाई देगा, यानी उसको इस लेवल के बीच में कोई भी लॉस फिलहाल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विक्स की भी, तो पिछले हफ्ते विक्स जो था वो 20.71 से गिर के 20.04 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 20 के आसपास ये लगातार बना हुआ है, 20 के नीचे जाते ही वहां पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी लौटती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब तक ये वॉलेटिलिटी वापस 25 से 30 की रेंज में नहीं आएगी तब तक आपको उतना कंसर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली आपको पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले महीने जो अक्टूबर की सीरीज होगी वो सारे डेटा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब रोल ओवर भी होने चालू हो जाएंगे और देखना होगा किस तरीके के रोल ओवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो भी आपको इम्पैक्ट करेगी। और छठवें नंबर पर अगर हम बात करें एफआईएस डीआईएस के डेटा की, तो इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1276 करोड़ के नेट बायर से एफआईएस, और डीआईएस की अगर हम बात करें तो 5,667 की नेट सेलिंग डीआईएस ने यहाँ पे इंडियन मार्केट में की है। और पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो डीआईएस लगातार पिछले पांचों दिन मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर एफआईएस की बात करें तो पिछले 5 में से 4 दिन एफआईएस ने मार्केट में खरीदारी की। खाली 17 सितंबर को यहाँ पे आपको 250 करोड़ की एक नेगेटिव आंकड़े देखने मिले, बाकी हर दिन लगभग आपको एक पॉजिटिव नंबर ही जो है एफआईएस की तरफ से देखने को मिले। तो लेकिन अब देखना होगा 11,500 के नीचे अगर गिरने के बाद क्या एफआईएस फिर से सेलिंग मोड में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और डीआईएस की तरफ से क्या फिर से सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो एफआईएस के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके से अमेरिकी बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम बात करें लास्ट फ्राइडे के सेशन की, तो लगभग 1 से 1.25% की गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार जो है आपको बंद होते हुए दिखाई दिया। हालांकि निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी
तीनों ही इंडेक्स में आती हुई आपको दिखाई दी। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी लगभग 1 से 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ कमजोर होकर बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं एसजीएक्स निफ्टी के लेवल की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी का फ्यूचर लेवल भी जो ऑलमोस्ट 11,468 के आसपास, तो 11,500 के नीचे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। 53 पॉइंट की गिरावट थी। तो अब देखना होगा, अगर मार्केट की ओपनिंग कल 11,500 के नीचे होती है तो फिर हो सकता है आपको कुछ कमजोरी का माहौल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट की वोलेटिलिटी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की लगातार अब चाइना की जो न्यूज़ है वो आती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही साथ अमेरिका और चाइना के बीच जो टेंशन चल रही है उसकी अलग इम्पैक्ट आ सकती है। और कोविड-19 का इम्पैक्ट तो लगातार अभी मार्केट नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन कभी भी इस इम्पैक्ट को अगर मार्केट ने फिर से सीरियसली ले लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल फिर खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो सतर्कता जरूरी है, ओवरहैंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से फ्राइडे के दिन यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी कि इंडिया रेटिंग्स ने बैंकों की जो रेटिंग है उसको यहाँ पे घटा के नेगेटिव कर दिया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर जो है, इसका इम्पैक्ट जो है आपको सोमवार के सेशन में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से खबर निकल के आई कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने जो है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की जो नेगेटिव थी उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे जो रेटिंग है अगले 6 महीने, जो कि अभी जो फिजिकल ईयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो रिवीजन किया गया है ये पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ज़्यादातर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लगातार रिस्ट्रक्चर्ड एसेट और खासकर उनकी वीकनेस जो है फाइनेंशियल प्रोफाइल में उसके देखा देखी की गई है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकों की तो यहाँ पे उनके लिए जो वो है स्टेबल ही रखा गया है जो रेटिंग है उसको। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो लगातार आपको पब्लिक सेक्टर बैंकों में देखने को मिल सकती है। आखिर यहाँ पे जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक चेंज किया गया, यहाँ पे जिस तरीके से लगातार पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है, स्पाइक होता हुआ दिखाई दे सकता है स्ट्रेस एसेट में, हायर क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है, वीकर अर्निंग आने की संभावना पूरी तरीके से सभी लोग जता चुके हैं, लोअर फीस की इनकम, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट घटते हुए दिख रहे हैं तो लोगों का एफडी से रुझान भी जो है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली पैसों की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती हुई दिखाई देगी, साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो आगे की म्यूटेड रह सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, और साथ ही साथ नए कैपिटल इन्फ्यूजन की भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों को जरूरत पड़ सकती है। ये सारा जो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया कोविड-19 के बढ़ने के कारण देखने को मिला है। हालांकि जिस तरीके की मॉनिटोरियम पीरियड है वो खत्म हो गई, लेकिन आगे की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस कारण से यहाँ पे इंडिया रेटिंग्स ने बैंकों की रेटिंग जो है उसको थोड़ी डाउनग्रेड जरूर की है। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है आपको पब्लिक सेक्टर बैंकों में कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो जिस भी बैंक की एसेट क्वालिटी आपको कमजोर देखने को मिलेगी या जहां पे एनपीए या इन सारी चीज़ों का रिलेटेड कंसर्न है वहां पे आपको कल एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है जिनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिनके क्रेडिट कॉस्ट और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी है, तो वहां पे आपको थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थी वो 8 इंपॉर्टेंट खबरें जिसके ऊपर अगले हफ्ते पूरा मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।